सुप्रभात छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम से भाव है सबका नाम। इस संसार में जितनी भी प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उन सब के कुछ नाम हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, आप, उन्हें आदि। सर्वनाम शब्द वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। यदि हम हर वाक्य बार बार संज्ञा शब्द से शुरू करें या फिर हर वाक्य में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें तो वाक्य उतना सुंदर नहीं लगता जितना हम सर्वनाम लगाकर उनकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक। बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में और वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, जैसे कि आप सुन रहे हैं। अन्य पुरुष होता है जैसे कि मैं किसी के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो उसे अन्य पुरुष कहा जाएगा। नंबर 2 पर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए और जिस वाक्य के अंत में या पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हो, इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उस वाक्य में जिस प्रश्न चिन्ह के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह कौन है, तो यहाँ पर यह कौन है, तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन। तो यहाँ पर कौन सर्वनाम हुआ। तुम क्या खा रहे हो, किसी वस्तु के लिए क्या प्रश्न शब्द का प्रयोग किया गया। तुम कहाँ रहते हो, किसी व्यक्ति के लिए कहाँ प्रश्न शब्द का प्रयोग किया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पटियाला शहर कहाँ स्थित है, तो एक स्थान के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये सारे जो शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जिनको बोलते समय वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया हो। तीसरा है ग भाग निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक से पता चलता है कि निश्चित, जिसके बारे में हमें पता चले कि कोई भी वस्तु, प्राणी और व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर खड़ा है या क्या चीज़ है। तो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को निश्चयवाचक, यानी कि उनका एक निश्चित स्थान है, तो उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेज पर पड़ी है, हमें पता है कि वो मेज पर पड़ी है। वह शिल्पा बहुत अच्छा नाचती है, तो हमें पता है कि जो हमारे सामने शिल्पा है उसके बारे में बात की जा रही है। घ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस तरह निश्चयवाचक का कोई निश्चित अता पता होता है, उसी तरह अनिश्चयवाचक का कोई निश्चित अता पता नहीं होता। कोई भी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग में किए जाने वाला शब्द अनिश्चयवाचक कहलाता है। यदि हम कहें दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति औरत है या आदमी है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूध दे दिया, कितना ज़्यादा नहीं पता। थोड़ा सा घी दे दो, तो हमें नहीं पता थोड़ा सा 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम। तो जिसकी निश्चित क्रम संख्या नहीं होती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध होना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जो लड़की नाच रही है वह मेरी बहन है, यानी कि लड़की और बहन आपस में संबंध रखते हैं।
जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है, यानी कि यहाँ पर जहाँ शास्त्री और वहाँ मेरा आपस में एक दूसरे का संबंध दिखा रहे हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं खुद बोलती हूँ, मैं खुद चलकर अपना काम करती हूँ, मैं अपने आप अपना गृह कार्य करती हूँ, मैं स्वयं खाना बना लेती हूँ। जब अपने बारे में हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक, निज मतलब पर्सनल, निजी, तो उसके लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा सर्वनाम खत्म होता है। तो आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।